फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अजना कौशिक। लास्ट वीडियो में हमने क्लासेस एंड सब ग्रुप्स के बारे में बात की थी। आज का वीडियो है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के बारे में। सभी सिमेट्री एलिमेंट्स को मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, क्यों किया जाता है और किस टाइप से किया जाता है, उसी के बारे में आज का वीडियो है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को ग्रुप थ्योरी में यूज़ क्यों करते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जब हम एक मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप की बात करते हैं तो एक मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप में बहुत सारे सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जब आप सभी सिमेट्री एलिमेंट्स में सिमेट्री ऑपरेशन को अप्लाई करके देखते हैं तो अब मॉलिक्यूल में एटम ज़रूरी नहीं है कि एक ही डायमेंशन में हो, 3 डायमेंशन में एटम्स प्रेजेंट होते हैं। इसलिए एक तो उनका 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें उसके ऊपर वेक्टर को ऐड करना पड़ता है। सेकंड पॉइंट ये होगा कि सभी का एक साथ स्टडी करना बहुत हार्ड हो जाता है, इसलिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को यूज़ किया जाता है। सो जब नंबर बढ़ जाएंगे एटम्स के तो उन सभी का साथ में स्टडी करना हार्ड हो जाएगा, तो हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करेंगे। अब कुछ बेसिक बातें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के बारे में कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को हम कैसे बनाते हैं, कैसे शो करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो होती है रो एंड एक होता है कॉलम। सभी एलिमेंट्स को रो और कॉलम में उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग डिनोट करते हैं, जैसे कि A11 कॉलम नंबर 1 एंड रो नंबर 1 का फर्स्ट एलिमेंट है। इसी टाइप से A12 कॉलम नंबर 1 एंड रो नंबर 2 का एलिमेंट है। और 3 इंटू 3 यहाँ पे कॉलम एंड रो के जो नंबर्स है 1 2 3 इंटू 1 2 3 को डिनोट करता है। ये ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का, या इसको डायमेंशन भी बोल सकते हैं। अब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कॉलम एंड रो के नंबर इक्वल्स होते हैं उसको बोलते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। और अगर विकर्ण पे या डायगोनल पे प्रेजेंट एलिमेंट्स की वैल्यू 1 हो एंड अदर सभी से एलिमेंट्स की वैल्यू 0 हो तो उस मैट्रिक्स को बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का भी यहाँ पे यूज़ होगा। और स्पेशली जब आप इस टाइप से आप सभी सिमेट्री एलिमेंट्स की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। बट जब मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप की बात आएगी तो आपको किन्हीं भी 2 या 3 सिमेट्री एलिमेंट्स को या तो एडिशन करना होगा या सबमिशन करना होगा या फिर उसका मल्टीप्लिकेशन करना होगा। सो आपको एडिशन, सबमिशन और मल्टीप्लिकेशन करना भी आना चाहिए। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में सबमिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना बहुत इजी प्रोसेस है। सबसे पहले मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, ये अदर सिमेट्री एलिमेंट की या अदर मॉलिक्यूल की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। तो इस एलिमेंट के फर्स्ट को सेकेंड मॉलिक्यूल के फर्स्ट से ऐड करना है 1 + 2। इसी टाइप से सेकेंड को इसके सेकेंड से ऐड करना है 2 + 0। इस टाइप से पूरी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का एडिशन कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि आपको सेम प्रोसेस 1 नंबर मॉलिक्यूल के एलिमेंट में से सेकेंड नंबर मॉलिक्यूल के उसी पोजीशन के एलिमेंट को माइनस करना होता है। 2 - 5 करके -3 यहाँ पे मिलेगा। यूँ नहीं कि आप जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसमें से कम को माइनस करें। यहाँ पे हमेशा फर्स्ट सिमेट्री एलिमेंट्स या फर्स्ट मैट्रिक्स में से सेकंड मैट्रिक्स को माइनस किया जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा अलग रूल फॉलो होता है। जब मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट तो ये है कि मल्टीप्लिकेशन हमेशा सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही अप्लाई हो सकता है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक एलिमेंट के कॉलम और अदर एलिमेंट के रो के नंबर इक्वल हो, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अब उन्हीं मैट्रिक्स में आप मल्टीप्लाई अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले किसी एक एलिमेंट के रो को अदर एलिमेंट के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर अदर एलिमेंट के इसके सेकंड नंबर रो को इनके अलग अलग कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि देखिए A11 ये रो है, रो नंबर इस मॉलिक्यूल की रो। अगर इसका A11 का मल्टीप्लाई इसके कॉलम नंबर 1 के फर्स्ट एलिमेंट से किया है B11, और इसी टाइप से A12 जो रो का सेकंड एलिमेंट है इसका मल्टीप्लाई कॉलम के सेकंड एलिमेंट से करना है। इस टाइप से मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसी टाइप से देखिए इसमें चलेंगे A11 मतलब इसी
इसी रो के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई इस सेकंड नंबर कॉलम से करेंगे। थर्ड वाले में हम क्या करेंगे, नीचे वाली रो का मल्टीप्लाई एक बार इससे करेंगे और एक बारी इस वाले कॉलम से करेंगे। सो ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के बेसिक रूल्स हैं जो आगे काम आएंगे। बायो वालों के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने ये थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाया है। अब अगर हम आइडेंटिटी के लिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम देखेंगे कि आइडेंटिटी के लिए हमने कहा था कि या तो मॉलिक्यूल पे कोई भी ऑपरेशन अप्लाई ना किया जाए या फिर ऐसा ऑपरेशन अप्लाई किया जाए कि मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना हो। सो जस्ट इमेजिन कि एक मॉलिक्यूल है जो 3 डायमेंशन में प्रेजेंट है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एंड ये जेड। अब इस मॉलिक्यूल की जो स्टार्टिंग जो प्रेजेंट के बिना किसी ऑपरेशन को अप्लाई किए हुए इसके निर्देशांक क्या होंगे, x1, y1 एंड z1। जब हम इसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो इसके जो निर्देशांक है वो चेंज हो जाएंगे। किस टाइप से चेंज होंगे कि इनके निर्देशांक नहीं बदले, कॉन्फ़िगरेशन ये का ये मिले। सो आफ्टर ऑपरेशन अप्लाई इसके निर्देशांक होंगे x2, y2 एंड z2। इन नए निर्देशांकों के लिए हम एक इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन इस टाइप से होगी कि x2 इज इक्वल टू 1x1 प्लस 0y1 प्लस 0z1। निर्देशांक उसी एलिमेंट का, उसी एक्सिस का चेंज होगा जिसमें ऑपरेशन अप्लाई हुआ है। क्योंकि हम यहाँ पे x डायमेंशन की बात कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ x1 की वैल्यू मायने रखेगी, ना कि y1 और z1 की, क्योंकि y1 और z1 में कोई चेंजेस नहीं हुआ और x1 में जो चेंज हुआ है वो पॉजिटिव चेंज है, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा है। इसी टाइप से y2 के होंगे 0x1 प्लस 1y1 प्लस 0z1, यानी कि सिर्फ y डायमेंशन के निर्देशांक चेंज होंगे। और इसी टाइप से z2 इज इक्वल टू 0x1 प्लस 0y1 एंड 1z1। सो इस टाइप से तीनों चेंज हुए निर्देशांक हम लिखेंगे। अब इनकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जब हम करेंगे तो x2, y2, z2 इज इक्वल टू यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, x1, y1 एंड z1। ये x1 के लिए है, ये y1 के लिए है एंड ये z1 के लिए। सो इससे अगर हम इस मैट्रिक्स को देखेंगे तो ये यूनिट मैट्रिक्स है। तो जब हम आइडेंटिटी की बात करते हैं तो आइडेंटिटी की जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होती है वो यूनिट मैट्रिक्स के इक्वली होती है। अब सेकंड सिमेट्री एलिमेंट जो हमने रोटेशनल सिमेट्री ऑपरेशन पढ़े थे उसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की जब बात करेंगे तो जस्ट वही इमेजिन कीजिए कि एक मॉलिक्यूल है जो 3 डायमेंशन में प्रेजेंट है, ये y, x एंड ये z। मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है A, जिसकी सेंटर पॉइंट O है, जिसकी सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस मान लीजिए ये R, सेंटर पॉइंट डिस्टेंस की OR है। अब अगर हम इस मॉलिक्यूल का रोटेशन एंगल अगर हम देखेंगे अल्फ़ा है, अगर इस एटम को या मॉलिक्यूल को हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें तो इसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज होके B पे आ जाएगी, जिससे एंगल में चेंज होगा थीटा के इक्वल। इस टाइप से जब हम इसके स्टार्टिंग निर्देशांक तो होंगे x1, y1 एंड z1 और चेंज होने के बाद होंगे x2, y2 एंड z2। अब जिस टाइप से हमने E के लिए इक्वेशन लिखी थी नए निर्देशांकों की, उसी टाइप से इस बार भी B के लिए x2, y2 एंड z2 के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं। अब अगर इस डायग्राम में हम देखेंगे x1 क्या है तो OR इज इक्वल टू x1
एंड इस पॉइंट को अगर हम P नाम दें तो OP इज इक्वल टू x2, मतलब चेंज होने के बाद का निर्देशांक x2 है, स्टार्टिंग का निर्देशांक x1 है। इसी टाइप से y एक्सिस पे ये y1 है एंड y एक्सिस पे चेंज होने के बाद का ये निर्देशांक y2 हो जाएगा। क्योंकि ऑपरेशन जो हमने रोटेशन अप्लाई किया है, रोटेशन अप्लाई करने पे z डायमेंशन का कोई भी निर्देशांक चेंज नहीं हो रहा है। दैट मीन कि z के निर्देशांक जो आइडेंटिटी में हमें पढ़े थे वही रहेंगे। z का निर्देशांक हमें मिलेगा z2 इज इक्वल टू 0x1 प्लस 0y1 प्लस 1z1। z के निर्देशांक चेंज नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ x और y के चेंज हो रहे हैं। सो x के लिए सबसे पहले देखते हैं। अब इस डायग्राम में सबसे पहले जो फर्स्ट पोजीशन थी मॉलिक्यूल की उसको लेके देखते हैं। फर्स्ट जो हम ट्राइंगल लेंगे OAR, इसके अंदर अगर हम x1 की वैल्यू देखें कि x1 इज इक्वल टू क्या होगा, x1 यहाँ पे होगा OR इसलिए क्योंकि हम x1 की वैल्यू ले रहे हैं, ये आधार की वैल्यू होगी। सो x एक्सिस के ऊपर x1 की वैल्यू OR होगी, फर्स्ट पोजीशन इसकी OR है। इसका मान यानी x1 की वैल्यू होगी R cos अल्फ़ा, क्योंकि फर्स्ट स्टार्टिंग पोजीशन में एंगल अल्फ़ा है और आधार हम क्योंकि डिनोट कर रहे हैं इसलिए हम cos को यूज़ करेंगे। R यहाँ पे इसका वेक्टर है क्योंकि हम यहाँ पे सिमेट्री एलिमेंट्स को शो कर रहे हैं, सो हमें यहाँ पे वेक्टर को ऐड करना मस्ट है। इसी टाइप से फर्स्ट ट्राइंगल के लिए अगर हम y1 की वैल्यू लें कि y1 की वैल्यू क्या होगी, सो y1 की वैल्यू होगी AR इज इक्वल टू R साइन अल्फ़ा, क्योंकि AR यहाँ पे लंब है इसलिए हमने यहाँ पे साइन लिया है, R यहाँ पे वेक्टर है, अल्फ़ा यहाँ पे बॉन्ड एंगल हो गया। ठीक है, इसी टाइप से अगर अब हम इस ट्राइंगल में x2 की वैल्यू देखें कि चेंज होने के बाद में यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या होगी, तो x2 की वैल्यू हो जाएगी R cos थीटा प्लस अल्फ़ा, क्योंकि जब हम पोजीशन B पे एटम को लेके आएंगे तो एंगल अल्फ़ा प्लस थीटा बढ़ जाएगा। सो इसे हम R cos थीटा प्लस अल्फ़ा बोल सकते हैं x2 की वैल्यू। इसी टाइप से y2 की वैल्यू हो जाएगी R साइन थीटा प्लस अल्फ़ा। अब जब x2 के लिए इक्वेशन x2 बराबर R cos अल्फ़ा प्लस थीटा को सॉल्व करेंगे तो x2 इज इक्वल टू R cos अल्फ़ा cos थीटा माइनस R साइन अल्फ़ा साइन थीटा। स्टार्टिंग में हमने बोला था कि R cos अल्फ़ा इज इक्वल टू x1 एंड R साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू y1। सो वैल्यू रखने पे x2 इज इक्वल टू x1 cos थीटा माइनस y1 साइन थीटा। ये हो गई इक्वेशन नंबर। इसी टाइप से जब y2 के लिए इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सो y2 इज इक्वल टू R cos अल्फ़ा साइन थीटा प्लस R cos थीटा साइन अल्फ़ा। वैल्यू वापस पुट ऑन करने पे x1 और y1 की, y2 इज इक्वल टू x1 साइन थीटा प्लस y1 cos थीटा। ये हमें इक्वेशन नंबर B मिल गया। क्योंकि z के लिए निर्देशांक चेंज नहीं होंगे इसलिए z2 इज इक्वल टू 0x1 प्लस 0y1 प्लस 1z1, इक्वेशन नंबर C। अब इक्वेशन नंबर A एंड इक्वेशन नंबर B में सिर्फ x और y के निर्देशांक है, सो z के निर्देशांक 0 हो जाएंगे। सो हमें मिलेगा x2 इज इक्वल टू x1 cos थीटा माइनस y1 साइन थीटा प्लस 0z1 और y2 इज इक्वल टू x1 साइन थीटा प्लस y1 cos थीटा प्लस 0z1। सो
एक्स के लिए, वाई के लिए एंड जेड के लिए। अब इन तीन इक्वेशन को लेके हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं। एक साइड लिखेंगे x2 y2 z2 इज इक्वल टू, अब वो वैल्यू रखेंगे जो यहाँ पे x की x y और z को छोड़ के अदर वैल्यूज़ को बीच वाले ब्रैकेट में लिखते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले x के लिए लिखेंगे cos थीटा, सेकेंड नंबर पे माइनस के sin थीटा एंड 0, y2 के लिए sin थीटा cos थीटा एंड 0, एंड z के लिए 0 0 एंड 1, और पास के ब्रैकेट में लिख देंगे x1 y1 एंड z1, x1 y1 एंड z1। इस टाइप से मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। अब क्योंकि हमने कहा था कि सभी रोटेशन अपोजिट डायरेक्शन में यानी एंटी क्लॉकवाइज है, सो अगर रोटेशन क्लॉकवाइज होगा तो थीटा की वैल्यू अपोजिट हो जाएगी। सो कॉस माइनस थीटा की वैल्यू तो इज इक्वल टू कॉस थीटा ही होती है, और साइन माइनस थीटा की वैल्यू हो जाती है माइनस के साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो जाएगा, एंड साइन थीटा जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो निर्देशांक बदल के x2 y2 z2 इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 एंड 1। इस टाइप से जब हम रोटेशनल सिमेट्री एलिमेंट की बात करते हैं तो उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का बेसिक फार्मूला ये होता है। अब इस फार्मूले में थीटा की जगह जिस एंगल से आप रोटेट कर रहे हैं वो एंगल लिखा जाता है। अब अगर हम नेक्स्ट सिमेट्री एलिमेंट रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑपरेशन की बात करें तो सेम एग्जैक्ट जैसे हमने लास्ट सिमेट्री एलिमेंट में किया था, 3 डायमेंशन में एक मॉलिक्यूल या एटम की प्रेजेंस को ए को हम मान लेते हैं, जिसके स्टार्टिंग निर्देशांक x1 y1 एंड z1 है। ये x, ये y एंड ये z एक्सिस। जब हम मान लीजिए रिफ्लेक्शन हम x एक्सिस और x और z एक्सिस के बीच में करवा रहे हैं, सो ए की मिरर इमेज जस्ट इसके सामने बनेगी। सो यहाँ पे पोजीशन चेंज होके b हो जाएगी और इसके निर्देशांक x2 y2 एंड z2 हो जाएंगे। अब जब चेंज होने के बाद में हम देखते हैं कि निर्देशांकों में क्या क्या चेंज होता है, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में लिखेंगे x2 की वैल्यू देखेंगे तो देखिए x के निर्देशांक प्लस ही रहे हैं, माइनस की साइड नहीं गए हैं, इसलिए x की वैल्यू 1 x1 रहेगी प्लस के, अदर प्लस के प्लस 0 y1 प्लस 0 z1। सो x2 के निर्देशांक पॉजिटिव रहा। इसी टाइप से y2 का जब आप वैल्यू देखेंगे सो y2 के निर्देशांक प्लस से नेगेटिव हो गए हैं, इसलिए y2 की वैल्यू -1 हो जाएगी। सो 0 x1 प्लस माइनस y1 प्लस 0 z1, एंड z के निर्देशांक जब देखेंगे तो z2 की वैल्यू भी पॉजिटिव ही रहेगी, इसलिए 0 x1 प्लस 0 y1 प्लस 1 z1। सो इसका जब हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कुछ इस टाइप से होगा, x2 y2 z2 इज इक्वल टू 1 0 0 0 -1 0 0 0 एंड 1, और यहाँ पे x1 y1 एंड z1। ये तो हुआ जब हमने रिफ्लेक्शन करवाया x z तल में। अगर हम अब करवाते हैं yz और xy तल में, अब जब yz एक्सिस में हम रिफ्लेक्शन करवाएंगे तो सिंपल सा है, जिस एक्सिस के बीच में आप रोटेशन करवा रहे हो उसको छोड़ के जो अदर एक्सिस रह जाता है उसके जो निर्देशांक है वो नेगेटिव हो जाएंगे। सो जैसे कि xz के लिए y की वैल्यू नेगेटिव हो गई थी, उसी टाइप से yz के लिए x की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। सो x2 y2 z2 इज इक्वल टू हमें मिलेगा -1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1, और जब हम x
y एक्सिस में रोटेशन करवाएंगे, रिफ्लेक्शन करवाएंगे, देन वैल्यू x2, y2 एंड z2 के चेंज होकर सिर्फ z एक्सिस के जो निर्देशांक है वो नेगेटिव हो जाएंगे, x और y के पॉजिटिव ही रहेंगे। सो 1 0 0 0 1 0 0 0 -1। इस टाइप से रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑपरेशन की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को लिखा जाता है। नेक्स्ट सिमेट्री एलिमेंट इन्वर्जन सिमेट्री ऑपरेशन के लिए जब हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो हमें पता है कि Sn इज इक्वल टू सिग्मा सी एन। यहाँ पे अगर सिग्मा के लिए हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस जेड एक्सिस है, देन जो सिग्मा एच होगा इज इक्वल टू एक्स वाई एक्सिस या तल हो जाएगा। इस तल में हम करवाएंगे रिफ्लेक्शन और सी एन के लिए हम किसी भी एंगल से C2 180 डिग्री 120 डिग्री से रोटेशन करवाएंगे। सो एन की वैल्यू यहाँ पे रोटेशन के एंगल को बता रही है। सबसे पहले सिग्मा एच यानी एक्स वाई के लिए हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं। इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में जेड की जो वैल्यू है वो माइनस में हो जाएगी। 1 0 0 0 1 0 0 0 -1। ये हमारे सिग्मा एच की वैल्यू मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। सी एन की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था कॉस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1। इस फॉर्मूला में अगर मैं n की वैल्यू 2 रखूँ यानी कि मैं 180 डिग्री से रोटेशन करवाऊँ, तो सभी जगह पे थीटा की जगह पे 180 डिग्री से रोटेशन करवाया जाएगा। सो वी नो cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1 एंड साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू फार्मूला में रखने पे C2 इज इक्वल टू -1 0 0 0 -1 0 0 0 1। Sn के लिए सिग्मा और C2 का मल्टीप्लाई करेंगे। सिग्मा की हमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मिली थी 1 0 0 0 1 0 0 0 -1 इंटू में C2 की लिखेंगे -1 0 0 0 -1 0 0 0 1। मल्टीप्लिकेशन के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि एक के रो में एंड सेकंड के कॉलम में चलते हुए मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हैं। सो मल्टीप्लाई करने पे Sn इज इक्वल टू -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1। ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हमें मिला इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए। तो आज हमने सभी सिमेट्री एलिमेंट्स के मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात की। So if you like the video then please like, share, subscribe and comment। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो होगा कैरेक्टर टेबल के बारे में और साथ ही साथ रिड्यूसिबल एंड इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी बात करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।